नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। आरव मल्होत्रा, पुरुष, 22 वर्ष, अनाथ। 2 बच्चों को कार से कुचले जाने से बचाते हुए साहसिक कार्य में दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। कई चर्चाओं के बाद संबंधित अधिकारियों ने उन्हें एक नायक और प्रांत के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय छात्र के रूप में सम्मानित करने का निर्णय लिया। पीपल्स डेली प्रेस। नहीं, 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 मैं आप लोगों के साथ मल्होत्रा परिवार में सगाई करने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सिया कपूर ने अपना सिर तकिए में छिपा लिया और गुस्से में अपने पैर पटकने लगी। आरव मल्होत्रा शहर का सबसे बदनाम आवारा है और मल्होत्रा परिवार के लिए एक शर्म है। वह कमजोर दिखता है, बुद्धू है और पूरी तरह से बिगड़ा हुआ अमीरजादा है। मैं ऐसे इंसान को अपना मंगेतर कभी नहीं बनाऊंगी। सिया कपूर राजीव कपूर की इकलौती बेटी थी, जो कपूर मेडिकल एंटरप्राइजेस के चेयरमैन थे। वह न केवल प्रतिभाशाली, ज्ञानवान और पढ़ी लिखी थी, बल्कि बेहद सुंदर भी थी। उसकी सुंदरता फूलों को भी मात देती थी, मानो दुनिया की सारी अच्छाइयां उसमें समा गई हों। इसके अलावा वह एक बेहतरीन कुक भी थी। वह सच में आदर्श पत्नी का रूप थी, जो स्वादिष्ट खाना बना सके, समाज में सम्मानित हो और हर तरह से श्रेष्ठ हो। इसी वजह से वह स्कूल के अनगिनत लड़कों का सपना थी। लेकिन आज अचानक ये सुनना कि उसके पिता उसे उस बदनाम आरव मल्होत्रा के परिवार में सगाई के लिए ले जाने वाले हैं, ये बात वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अगर उसके माता पिता उसे इतना बिगाड़ते नहीं, उसे सब कुछ देते नहीं, तो वह निकम्मा कब का घर से निकाल दिया गया होता। क्या उसे पैसे उड़ाने का मौका भी मिलता? अपनी बेटी की बातें सुनकर बिस्तर के पास बैठे राजीव कपूर हल्की सी कड़वी मुस्कान दे बैठे। सिया, मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारी और आरव मल्होत्रा की शादी तुम्हारे दादाजी ने सालों पहले तय की थी। भले ही वह थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और वैसे भी वह दिखने में बुरा नहीं है। राजीव कपूर ने धूसर हरे रंग की वेस्ट और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। गले में साधारण टाई थी, होठों के ऊपर हल्की दाढ़ी, हाथ में कांसे की पाइप और बाल करीने से पीछे सेट थे। उनकी छवि प्रभावशाली थी, लेकिन उनकी आंखों में इस समय लाचारी साफ झलक रही थी। सच कहें तो अगर मजबूरी न होती, तो क्या वह अपनी प्यारी बेटी को आरव मल्होत्रा जैसे निकम्मे के हवाले करना चाहते? दुनिया में आरव मल्होत्रा एक अजीब इंसान माना जाता था, जिसका एक ही शौक था, पैसा उड़ाना। उसका सबसे मशहूर डायलॉग था, मुझे फिजूल खर्ची करनी है। अगर मैं पैसा नहीं उड़ाऊंगा तो क्या मेरे माता पिता की कमाने की क्षमता बेकार नहीं जाएगी? ये बात पूरे शहर में मजाक का विषय बन गई थी। माता पिता अपने बच्चों को डांटते हुए कहते, अगर तुमने आरव मल्होत्रा जैसा बनना सीखा तो हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। ऐसे में सिया कपूर का गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक था। मुझे बेवकूफ़ मत बनाए, सिया कपूर गुस्से से चिल्लाए। आपके बिजनेस में पैसों की कमी आ गई है, इसलिए आप इस सगाई के जरिए लोन लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है मुझे पता नहीं? पापा, आप तो अपनी ही बेटी को बेच रहे हैं। राजीव कपूर ने गहरी सांस ली। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं ऐसा क्यों करता? अगर हम इस मुश्किल से नहीं निकले तो जल्द ही हमें दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। तो आप अपनी बेटी को बेच देंगे? सिया कपूर रो पड़ी। वह आदमी तो पूरा फिजूल खर्च है। अगर लोन मिल भी गया तो शादी के बाद वह सब पैसा उड़ा देगा। चाहे कितना भी पैसा हो, खत्म होना तय है। राजीव कपूर सोच में पड़ गए, फिर अचानक बोले, ऐसा करते हैं, पहले सगाई कर लेते हैं। जब कंपनी ठीक हो जाएगी तब कोई बहाना बनाकर सगाई तोड़ देंगे। सिया कपूर रोते हुए बोली, सगाई करना आसान है, तोड़ना नहीं। उनका परिवार दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में है, इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। वह सच में बहुत समझदार लड़की थी। उसे पता था कि उसकी सुंदरता और प्रतिभा उसे आकर्षण का केंद्र बनाती है। अगर उनका परिवार गिर गया तो उसकी हालत भी अच्छी नहीं होगी। आखिरकार रोते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन पापा, आपको वादा करना होगा कि आप सगाई तोड़ देंगे। मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, राजीव कपूर ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ आरव मल्होत्रा बिस्तर पर बैठा था, पूरी तरह से हैरान। क्या मैं मर नहीं गया था? ये जगह कहाँ है? उसने अपने दुबले पतले हाथों को देखा। यह मेरा शरीर नहीं है। उसने सोचना शुरू किया, पहला, मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ? दूसरा, मैं कौन हूँ और यह जगह कहाँ है? तीसरा, मुझे अब क्या करना चाहिए? उसने खुद को चुटकी काटी, दर्द हुआ। मतलब मैं जिंदा हूँ। कमरे को देखकर उसने सोचा, यह आधुनिक दुनिया है, लेकिन सब कुछ अलग है। क्या ये कोई दूसरी दुनिया है? तभी अचानक उसके दिमाग में तेज दर्द हुआ और एक ठंडी, मशीन जैसी आवाज़ सुनाई दी। ग्रेट प्रोडिगल सिस्टम सक्रिय हो रहा है। बाइंडिंग सफल, स्तर 1। उसके सामने एक स्क्रीन जैसी चीज़ उभरी। नाम, आरव मल्होत्रा। शक्ति, 36। गति, 41। रिफ्लेक्स, 52। स्वास्थ्य, 39। यौन क्षमता, 32।
सामान्य इंसान इक्वल्स 100। क्या मजाक है ये, आरव मल्होत्रा चिल्लाया। मैं तो पूरी तरह कमजोर हूँ। जब उसने अपनी हालत देखी तो वह लगभग रो पड़ा। मैं तो बर्बाद हो गया। तभी सिस्टम ने फिर कहा, हर 100,000 रुपये खर्च करने पर एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। क्या सच में? आरव मल्होत्रा खुशी से उछल पड़ा। तो मैं पैसा उड़ाकर मजबूत बन सकता हूँ। हाँ, मुझे पैसा उड़ाना है, वह चिल्लाया। पहला मिशन, आज रात 12 बजे से पहले 100,000 रुपये खर्च करो। इनाम 1 पॉइंट। असफलता 5 पॉइंट कम। क्या अभी 8 बजे हैं, सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। तभी दरवाजा खुला। एक नौकरानी झुककर बोली, यंग मास्टर आरव, मालिक और मालकिन आपको बुला रहे हैं, कृपया मेरे साथ आइए। मास्टर और मैडम। ये सुनते ही आरव मल्होत्रा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा, ये लोग तो इस शरीर के असली माता पिता होंगे, तो मुझे इनके प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए। आरव मल्होत्रा का झिझकना स्वाभाविक था। अपने पिछले जीवन में वह अनाथ था। बचपन में ही उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए थे। उसने कभी माता पिता का प्यार महसूस ही नहीं किया था। लेकिन अब इस नई दुनिया में, इस नए शरीर के साथ उसे माता पिता मिल गए थे। इससे उसके मन में बहुत जटिल भावनाएं उत्पन्न हो रही थीं। क्या वह खुश था? हाँ, बहुत खुश था। आखिरकार माता पिता होना उसके लिए हमेशा एक सपना था। लेकिन खुशी के साथ साथ डर और असहजता भी थी। वह अपने नए माता पिता को जानता तक नहीं था, न उनके स्वभाव के बारे में, न इस शरीर के असली मालिक के साथ उनके रिश्ते के बारे में। सबसे बड़ी बात, वह पहली बार मिलने वाले लोगों को माँ और पिता कहने में हिचक रहा था। उम्मीद और डर के इस मिश्रण ने उसे बेचैन कर दिया। दूसरी तरफ उसके पास ग्रेट प्रोडिगल सिस्टम का मिशन भी था। 4 घंटे में 100,000 रुपये उड़ाने का, और उसके पास पैसे का एकमात्र स्रोत यही नए माता पिता थे। इसका मतलब साफ था, उसे उनसे मिलना ही पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद को थोड़ा ठीक किया और नौकरानी के पीछे पीछे चल पड़ा। विला का दृश्य। रास्ते में भले ही वह चुप था, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। यह एक 3 मंजिला आलीशान विला था। बीच में बड़ा सा एट्रियम, ऊपर कांच की छत जिससे आसमान और तारे साफ दिख रहे थे। पहली मंजिल पर बेहद शानदार ड्राइंग रूम, दूसरी मंजिल के पूर्वी हिस्से में उसका कमरा, और कुल क्षेत्र लगभग 3000 वर्ग मीटर। लगता है ये परिवार बहुत अमीर है, उसने मन ही मन सोचा। यह उसके लिए अच्छी खबर थी। मतलब पैसा उड़ाने के लिए उसके पास मजबूत स्रोत था। लिविंग रूम में मुलाकात। जल्द ही वह लिविंग रूम में पहुंचा, जहां 2 पुरुष और 3 महिलाएं बैठी थीं। एक जोड़ा सामने बैठा था। पुरुष साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर गरिमा साफ झलक रही थी। उसके पास बैठी महिला हल्के बैंगनी नाइट ड्रेस में थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और बेहद शालीनता। शायद ये मेरे माता पिता हैं, आरव मल्होत्रा ने सोचा। दूसरी तरफ एक और परिवार बैठा था, 3 लोग। पुरुष लगभग 45 साल का, वह था राजीव कपूर। हरे भूरे रंग की वेस्ट, हाथ में पाइप। महिला काले गाउन में, बाल खूबसूरती से बंधे हुए। और उनके साथ एक लड़की, वह थी सिया कपूर, लगभग 17-18 साल की। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, बेहद कोमल। सफ़ेद ड्रेस में उसकी सुंदरता और भी निखर रही थी, बाल कंधों तक, और उसकी चाल ढाल बेहद आकर्षक। आरव मल्होत्रा कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो सपना देख रहा हो। लेकिन जैसे ही सिया कपूर ने उसे देखा, उसने हल्का सा भान सिकोड़ लिया और नजरें फेर लीं। आरव का अनुमान, इतनी रात को ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? आरव मल्होत्रा ने सोचा, मेरे उम्र की लड़की भी है, माता पिता के हाव भाव भी अजीब हैं। कहीं ये सगाई का मामला तो नहीं? ये सोचते ही उसने लड़की की तरफ फिर देखा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उससे नाखुश थी। लगता है इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं है, उसने अंदाजा लगाया। पहचान और बातचीत। तभी उसके पिता मुस्कुराए। आरव आ गया। आओ अंकल, राजीव कपूर और आंटी को नमस्ते करो। उनकी आवाज़ बहुत नर्म थी, जिससे आरव को थोड़ा अपनापन महसूस हुआ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, उसने कहा। लेकिन बैठते ही उसने सीधा हाथ बढ़ाया और बोला, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे बाहर जाकर खर्च करना है। ये सुनते ही राजीव कपूर खांस पड़े। फिर मुस्कुराकर बोले, आरव, तुम और सिया बचपन से एक दूसरे को जानते हो। बताओ, तुम्हें वह कैसी लगती है? आरव मल्होत्रा ने सावधानी से जवाब दिया, ठीक है, काफ़ी सुंदर है। ये सुनकर सिया कपूर हल्का सा शर्मा गई, लेकिन आरव ने फिर दोहराया, मुझे पैसे दो, मुझे खर्च करना है। सगाई का खुलासा। उसकी मां मुस्कुराए और बोली, बेवकूफ़ लड़के, राजीव अंकल तुम्हारी और सिया की शादी की बात करने आए हैं। तुम दोनों की सगाई जन्म से पहले ही तय हो चुकी है। आरव मल्होत्रा चुपचाप बैठ गया और मन में सब जोड़ने लगा। कपूर परिवार से पुराना रिश्ता। लड़की का नाम सिया कपूर। वह उसकी मंगेतर है। वह इस परिवार का इकलौता बेटा है, तो इसीलिए मुझे इतना प्यार मिलता है, उसने सोचा। फिर उसने सोचा, ये लड़की इतनी सुंदर है, फिर भी यहाँ आए है, मतलब इनके परिवार को कोई परेशानी है, शायद पैसे की। आरव का निर्णय। सब कुछ समझकर उसने सीधा जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर सिया कपूर का शरीर हल्का काम गया। माँ बोली, आरव, सिया को घर दिखा दो, तुम दोनों अकेले में बात कर लो। स्टडी रूम में टकराव। दोनों स्टडी रूम में गए।
जैसे ही अंदर पहुंचे, सिया कपूर बोली, पहले ही बता देती हूँ, तुम मेरे मंगेतर हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे छू सकते हो। तुम जैसे फिजूलखर्च इंसान से दूर ही रहो। आरव मल्होत्रा ने कंधे उचकाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पैसे उड़ाना आता है? अगर नहीं आता तो तुम मेरी मंगेतर बनने लायक नहीं हो। और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो यह जरूरी नहीं कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहूँ। उसने मन में सोचा, तुम लोग मेरे परिवार से पैसे लेना चाहते हो, फिर बाद में सगाई तोड़ दोगे। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ पैसा उड़ा सके, तभी मैं मजबूत बन सकता हूँ। जैसे ही आरव मल्होत्रा ने ये कहा, सिया कपूर पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। भले ही उसने शुरू से ही तय कर लिया था कि वह बाद में इस सगाई को तोड़ देगी, लेकिन आरव मल्होत्रा का ये कहना कि वह शायद उससे शादी करना ही न चाहे, उसे गहराई से आहत कर गया। इसका कारण ये था कि वह हमेशा से अपने आसपास के लोगों द्वारा सराही और दुलारी गई थी। असल में उसने आरव मल्होत्रा की संभावित हर प्रतिक्रिया और सवाल के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। सिवाय इसके, अगर वह कहती कि उसे पैसे उड़ाना नहीं आता तो वह सीधे आरव के खिलाफ खड़ी हो जाती। अगर दोनों के बीच मतभेद हो जाता तो वह सगाई रद्द कर सकता था और फिर उसके परिवार का संकट कभी हल नहीं होता। लेकिन अगर वह कहती कि उसे पैसे उड़ाना आता है तो क्या वह खुला झूठ नहीं होता? अंत में सिया कपूर ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मैं पैसे उड़ाने में अच्छी हूं या नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। ओह ठीक है। आरव मल्होत्रा के पास इस लड़की से बहस करने से ज़्यादा जरूरी काम थे। बिना किसी भाव के उसने कहा, ठीक है, मुझे बस इतना ही जानना था। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पैसे उड़ाने जा रहा हूँ। तुम फिलहाल यहीं रह सकती हो। सिया कपूर को यकीन नहीं हुआ कि आरव उसे यूं ही छोड़ देगा। उसकी खूबसूरती और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण लोग उसके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन आरव मल्होत्रा साफ तौर पर उसे नज़रअंदाज कर रहा था। वह चौंक गई, गुस्से में पैर पटका और बोली, तुम इतने बदतमीज और गैर जेंटलमैन कैसे हो सकते हो? क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे? वह आज यहाँ सगाई के लिए आई थी। अगर यह बात बाहर फैल गई कि उसका होने वाला मंगेतर उससे कुछ बातें करके ही उसे छोड़कर चला गया तो यह उसके लिए बहुत शर्मनाक होता। आरव मल्होत्रा ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वह उसे अकेले नहीं जाने देगी। उसे कपूर परिवार के इस रिश्ते के पीछे की मंशा का भी काफ़ी हद तक अंदाजा हो चुका था, इसलिए उसे पता था कि सिया कपूर उसे अकेले बाहर नहीं जाने देगी। उसने शरारती अंदाज में कहा, तो मेरे साथ चलो और हम दोनों मिलकर पैसे उड़ाते हैं। ये कहते हुए उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और घोषणा की, मैं फिजूल खर्ची का राजा बनूंगा। सिया कपूर का सुंदर चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी, बस उसे डांटते हुए बोली, तुम जैसे फिजूल खर्च इंसान से जुड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। आरव मल्होत्रा को उसकी राय की परवाह नहीं थी। कमरे से बाहर निकलते ही वह अपनी माँ के पास गया और हाथ बढ़ाकर बोला, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं सिया को लेकर पैसे उड़ाने जा रहा हूँ। राजीव कपूर फिर जोर से खांसने लगे। चूंकि वह मल्होत्रा परिवार से मदद मांगने की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने आरव की बात अनसुनी करने का नाटक किया। उन्होंने सिया कपूर की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, सिया, आरव के साथ बाहर जाओ और मजे करो, मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बात करनी है। आरव मल्होत्रा की मां ने अपने हैंडबैग से एक कार्ड निकाला और उसके हाथ में रख दिया। फिर प्यार से बोली, आरव, पता लगाओ कि सिया को क्या पसंद है और उसके लिए खरीदना। इस कार्ड में करीब 3 लाख रुपये हैं। अगर कम पड़े तो मैं आंटी लियू से और पैसे डलवा दूंगी। पिन 60 है, याद रखना। ठीक है। आरव मल्होत्रा ने कार्ड लिया और लापरवाही से कंधे उचकाए। फिर अचानक उसने सिया कपूर से पूछा, तुम्हें रोज कितनी जेब खर्च मिलती है? सिया कपूर ने नजरें फेरते हुए कहा, मुझे रोज 500 रुपये मिलते हैं, वह भी मेरे लिए काफ़ी है। बस इतना। उसकी मां ने उसे यूं ही 3 लाख रुपये दे दिए थे, जबकि सिया कपूर को सिर्फ 500 रुपये मिलते थे। आरव मल्होत्रा ने बिना सोचे कार्ड सीधे उसके कपड़ों की जेब में डाल दिया। इसे हमारी पहली मुलाकात का तोहफा समझो। फिर उसने अपनी मां की ओर फिर से हाथ बढ़ाया और कहा, मैं पैसे खर्च कर चुका हूं और दीजिए। उसकी मां उसे अजीब नज़रों से देखने लगी और उसके पिता तो लगभग पानी उगल ही देते। उन्होंने जल्दी से एक और कार्ड निकाला और उसे दे दिया। अरे शरारती लड़के, ये कार्ड भी ले लो। पिन वही है, 60। इसमें करीब 5 लाख रुपये हैं, जो तुम्हारे खर्च के लिए काफ़ी होंगे। आरव मल्होत्रा ने कार्ड ले लिया। अब लगभग 8:30 बज चुके थे। आने जाने के समय को ध्यान में रखते हुए उसने अंदाजा लगाया कि उसके पास अपना काम पूरा करने के लिए लगभग 3 घंटे ही बचे हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अभी उसके लिए सबसे जरूरी था पैसे उड़ाकर अपने गुणों को बढ़ाना। बिना कुछ और कहे उसने सिया कपूर का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। हम अब पैसे उड़ाने जा रहे हैं, सिया कपूर ने अनिच्छा से कहा। पैसे उड़ाने तुम जा रहे हो, मैं नहीं। मैं तुमसे यह नहीं सीखूंगी। ये लड़का भी। आरव मल्होत्रा के पिता ने बेबस होकर आह भरी। सिर हिलाते हुए बोले, शायद हमने इसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। इतना भी बुरा नहीं है। राजीव कपूर को समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ बात टाल दी।
लेकिन मन ही मन उन्होंने तय कर लिया कि जैसे ही उनका कारोबार संभलेगा वह इस सगाई को तोड़ देंगे। राजीव कपूर और उनके परिवार के इरादों का आरव मल्होत्रा को पहले ही अंदाजा हो चुका था, लेकिन इस समय उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। इस शरीर में उसके गुण इतने कम थे कि यह लगभग हास्यास्पद था। अभी सबसे जरूरी था कि वह पैसे खर्च करे और अपने गुण बढ़ाए, वरना उसकी हालत ऐसी थी कि भले ही सिया कपूर उसके सामने आ भी जाए वह शायद कुछ भी न कर पाए। दरअसल अब आरव मल्होत्रा इस शरीर के पहले मालिक की पीड़ा समझ सकता था। इतना कमजोर और बीमार शरीर और इतनी असमर्थता, ऐसी स्थिति में वह और क्या कर सकता था सिवाय पैसे उड़ाने के। असल में इस शरीर के मूल मालिक के कामों के पीछे कुछ हद तक था। उसे पूरी तरह दोष नहीं दिया जा सकता था। जब दोनों मल्होत्रा परिवार की हवेली से बाहर निकले तो आरव मल्होत्रा इधर उधर देखने लगा। उसने पहले कभी ऐसी दुनिया नहीं देखी थी। भले ही उसने इंटरनेट पर आलीशान विला देखे हों, लेकिन किसी परिवार को पूरी पहाड़ी पर कब्जा करते हुए पहली बार देखा था। चारों ओर फैले जंगल को देखकर वह दंग रह गया। ये जगह आखिर कितनी बड़ी थी। उसने पहले अपने घर के आकार की जो कल्पना की थी वह एक बड़ी कंपनी के सीईओ के घर जितनी थी, लेकिन जो वह अभी देख रहा था वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। उसके पुराने संसार में अरबों की कीमत वाले विला भी इसके सामने कुछ नहीं लगते थे। यहाँ की जमीन की कीमत भले ही बड़े महानगरों जैसी न हो, लेकिन फिर भी वह समझ सकता था कि उसका परिवार कितना अमीर है। विला के चारों ओर फैला बगीचा ही 2 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था। बीच में 15 मीटर चौड़ी सड़क थी जो पहाड़ी के नीचे मुख्य सड़क से जुड़ती थी। सड़क के दोनों ओर लगे गिंको के पेड़ सैकड़ों साल पुराने लगते थे। जब वे पहाड़ी से नीचे आए तो गेट पर लाल पत्थर से बने 2 विशाल शेरों की मूर्तियां थीं जो लगभग 3 मीटर ऊंची थीं। अपने पुराने जीवन में उसने ऐसी चीजें सिर्फ बड़े बैंकों के बाहर देखी थीं, लेकिन वे पत्थर की होती थीं। ये तो उनसे कहीं ज्यादा भव्य थीं। इन सब को देखकर आरव मल्होत्रा को पूरी तरह एहसास हो गया कि उसका परिवार कितना अमीर है। रास्ते में अपनी हैसियत से हैरान होने के अलावा आरव मल्होत्रा की सिया कपूर के प्रति राय थोड़ी बेहतर हुई। उसके पास बैठते हुए उसे हल्की सी फूलों जैसी खुशबू आ रही थी। लेकिन असली कारण यह नहीं था। असली बात यह थी कि इतनी दौलत देखकर भी सिया कपूर ने लालच नहीं दिखाया। वह एक कुमुदिनी की तरह थी, हल्की, सुगंधित, लेकिन ज्यादा प्रभावी नहीं। उसकी आंखों में शुरुआत में आश्चर्य और थोड़ा ईर्ष्या जरूर था, लेकिन जल्दी ही वह सामान्य हो गई। वह चुपचाप बैठी रही, जैसे किसी सोच में डूबी हो। कुछ देर बाद आरव मल्होत्रा ने पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारा खर्च उठाऊं? नर्क में जाओ, तुम खुद जानते हो कि तुम कैसे इंसान हो। सिया कपूर ने कार्ड निकालकर सीट पर फेंक दिया। अपना कार्ड वापस लो, मैं तुम्हारे गंदे पैसे नहीं लूंगी। कार्ड ने क्या किया है जो तुम उस पर गुस्सा निकाल रही हो? आरव मल्होत्रा हंसते हुए बोला, अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए तो मैं सगाई तोड़ दूंगा। ये धमकी सुनकर सिया कपूर की आंखों में आंसू आ गए। दुखी होकर बोली, तुम बस मुझे सताना जानते हो। लेकिन अंत में उसने कार्ड वापस रख लिया। मुफ्त का पैसा भी नहीं लेना चाहती, समझ नहीं आता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आरव मल्होत्रा ने कहा, बाद में मेरे साथ चलकर पैसे उड़ाना, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। अब तुम मेरे साथ हो तो थोड़ा साथ तो देना पड़ेगा। सिया कपूर ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? पैसे उड़ाने के अलावा तुम कुछ और नहीं कर सकते? फिलहाल तो नहीं, आरव मल्होत्रा हंसते हुए बोला। फिर अचानक बोला, वैसे पैसे उड़ाना भी एक कला है। क्या तुम्हें लगता है यह आसान है? अगर ऐसा सोचती हो तो गलत हो। जैसे कि आज रात हम कौन सा ऐसा काम करें जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हों। सच कहें तो तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन के अनुभव के अनुसार उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ही रात में 1 लाख युआन कैसे उड़ा सकता है। अपने पिछले जीवन में कभी कभार दोस्तों को रेस्तरां में खाना खिलाना ही उसके लिए एक बड़ा खर्च माना जाता था, लेकिन अब उसे एक ही रात में 1 लाख युआन खर्च करने थे। यह उसके लिए बेहद मुश्किल काम था। इसी कारण वह तारांकन तन्वी कपूर तारांकन को साथ लाया था। उसका परिवार कम से कम उच्च वर्ग का था, इसलिए अच्छे और महंगे शौकों की समझ उसमें उससे कहीं ज्यादा होनी ही थी। जैसा कि उम्मीद थी, तारांकन तन्वी कपूर तारांकन को उसके सवाल के पीछे की मंशा का अंदाजा नहीं हुआ। आखिर वह अभी भी एक युवा लड़की थी और पहले की बहस को लगभग भूल चुकी थी। उसने कहा, ये तो बहुत आसान है, सीधे जाकर जुआ खेलो। 1 रात में कई लाख युआन हारना बहुत आसान होता है। जुआ, ये तो वाकई पैसे उड़ाने का बेहतरीन तरीका था। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन बहुत खुश हो गया। तो चलो जुआ खेलने चलते हैं। ड्राइवर, चलो। वह पहले कहना चाहता था कि सबसे बड़े कैसीनो में ले चलो, लेकिन उसे याद आ गया कि इस शरीर का पुराना मालिक एक फिजूल खर्च था, इसलिए शायद वह यहाँ के कैसीनो का नियमित ग्राहक रहा होगा। अगर उसने यह जताया कि वह इस शहर के कैसीनो से अनजान है तो शक हो सकता था। इसलिए उसने सीधे ड्राइवर को चलने का इशारा किया, यह मानकर कि ड्राइवर को रास्तों की पूरी जानकारी होगी। ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, जी ठीक है, और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। कैसीनो के रास्ते में तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन बाहर के दृश्य को ध्यान से देखता रहा और मन हिसाब लगाता रहा। हवेली से शहर तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं।
मुख्य सड़क पर आने के बाद इमारतें और दृश्य उसके पुराने संसार जैसे ही लग रहे थे। उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि ये देश कौन सा है और इसकी व्यवस्था कैसी है। उसे धीरे धीरे ये सब पता करना होगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे अपनी बातों में सावधानी रखनी होगी। लिमोजीन तेजी से आगे बढ़ती रही और आसपास का दृश्य पीछे छूटता गया। रास्ते में उसने कई होटल, इंटरनेट कैफ़े, निजी क्लब और नाइट क्लब देखे। कुल मिलाकर ये शहर उसके पुराने संसार के बड़े शहरों जैसा ही था। जल्द ही गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, यंग मास्टर, हम देबोरा कैसीनो पहुंच गए हैं। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन ने बाहर देखा। उनकी गाड़ी एक शानदार और चमकदार इमारत के नीचे खड़ी थी। 6 मंजिला यह इमारत नियॉन लाइटों से जगमगा रही थी। अंदर बाहर आते जाते अमीर और प्रभावशाली लोग दिख रहे थे। एक नज़र में ही साफ था कि यह एक प्रतिष्ठित कैसीनो है। अपने कपड़े ठीक करते हुए तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन ने हल्की खांसी की और सहजता से तारानकन तन्वी कपूर तारानकन का हाथ पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए बोला, चलो शिनशिन, अब मेरे साथ पैसे उड़ाने का समय है। तारानकन तन्वी कपूर तारानकन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से में बोली, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। भले ही तुम मेरे मंगेतर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ठीक है। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन ने कंधे उचकाए। जल्दी चलो, पैसे उड़ाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। और हाँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अकेले करने में बहुत समय लगेगा। तुम बिल्कुल निकम्मे फिजूल खर्च हो। तारानकन तन्वी कपूर तारानकन ने मुंह फुलाकर कहा। कैसीनो के अंदर जाते ही एक कर्मचारी पहले से खड़ा था। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन को देखते ही वह झुककर बोला, यंग मास्टर आरव, आपका स्वागत है। जैसा उसने सोचा था, लोग उसे पहचानते थे। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन ने मन ही मन राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि उसने कार में अपनी बात बदल दी थी, वरना वह खुद ही शक के घेरे में आ जाता। कैसीनो के मामले में वह पूरी तरह अनजान था, इसलिए उसने सोचा कि तारानकन तन्वी कपूर तारानकन को आगे करने में ही भलाई है। शिनशिन, अब तुम्हारी परीक्षा है। इस कार्ड में 3 लाख युआन हैं। पिन तुम्हें पता है, अब दिखाओ कि तुम पैसे कैसे उड़ाओगी। तुम अकेले ही फिजूल खर्ची नहीं कर सकते, मुझे भी इसमें घसीट रहे हो। तारानकन तन्वी कपूर तारानकन ने उसे घूरा, लेकिन मना नहीं किया। उसने कार्ड कर्मचारी को देते हुए कहा, 2 लाख युआन के चिप्स बना दो और हमें ऊपर वीआईपी रूम में ले चलो। आखिर बिल तो यही देगा। उसके स्वर में नाराजगी साफ थी। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन मन ही मन खुश था कि उसने सही फैसला लिया। अगर वह खुद ये सब करता तो शायद तुरंत पकड़ा जाता। तारानकन तन्वी कपूर तारानकन ने गर्व से कहा, तुम्हारा मकसद पैसे उड़ाना है, लेकिन मैं आज तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, ठीक है। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन ने लापरवाही से कहा, जब तक पैसे खर्च हो रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों लिफ्ट से ऊपर गए। रास्ते में तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन बोला, शिनशिन, जल्दी जल्दी पैसे उड़ाने में मेरी मदद करना। अगर खत्म हो गए तो और ले लेंगे। आज सिर्फ एक ही मकसद है, पैसे उड़ाना। तारानकन तन्वी कपूर तारानकन गुस्से में बोली, जब तुम मेरे साथ हो तब भी तुम्हें बस पैसे उड़ाने की ही पड़ी है। मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। वे जल्दी ही वीआईपी कमरे में पहुंच गए। वहां के प्रबंधक ने दरवाजा खोलते हुए कहा, यंग मास्टर आरव, आपका पसंदीदा टेबल नंबर 2 तैयार है। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन ने सामान्य स्वर में जवाब दिया, लेकिन अंदर से घबरा गया। उसे पता ही नहीं था कि टेबल नंबर 2 कहाँ है। तभी तारानकन तन्वी कपूर तारानकन ने पूछा, तुम हमेशा टेबल नंबर 2 ही क्यों चुनते हो? तुम हर चीज़ में नंबर 2 को ही क्यों पसंद करते हो? तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन मन ही मन खुश हो गया। क्योंकि मैं खुद को मूर्ख मानता हूँ, इसलिए जहाँ बैठना हो नंबर 2 ही सही है। नंबर 1 पर बैठना मेरे साथ अन्याय होगा। ये सुनकर तारानकन तन्वी कपूर तारानकन का चेहरा लाल हो गया। मैं तुम्हारे साथ मूर्ख नहीं बनना चाहती, मैं उस टेबल पर नहीं बैठूंगी। यही तो वह चाहता था। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन ने कहा, ठीक है, आज किसी भी टेबल पर बैठ जाते हैं, जैसा तुम चाहो। अब ठीक है, तारानकन तन्वी कपूर तारानकन ने कहा और अंदर चली गई। अंदर जाते ही लोग उसे पहचानकर अभिवादन करने लगे। अरे, यंग मास्टर आरव आए हैं, आज क्या खेलेंगे? आज तो एक खूबसूरत लड़की भी साथ है। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन बस हल्की मुस्कान देता रहा और दूरी बनाए रखी। जल्द ही उन्हें एक खाली टेबल मिल गई। ये पोकर का टेबल था। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन खुश हुआ, इसमें पैसे जल्दी हार सकता था। तारानकन तन्वी कपूर तारानकन बैठ गई और तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन उसके पास बैठ गया। इससे बाकी लोग चौंक गए और उसकी पहचान जानने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में 2 लाख युआन के चिप्स आ गए और खेल शुरू हुआ। सबको 2-2 कार्ड मिले। तारानकन तन्वी कपूर तारानकन के खुले कार्ड में स्पेड का 10 था। बाकी खिलाड़ियों के कार्ड छोटे बड़े थे, जिनमें एक के पास जैक और दूसरे के पास किंग था। अब दांव लगाने की बारी थी। तारानकन तन्वी कपूर तारानकन ने 500 का चिप रखा। तारानकन आरव मल्होत्रा तारानकन ने धीरे से कहा, इतना कम से कम 5000 लगाओ।
तारांकन तन्वी कपूर तारांकन बोली, 500 भी कम नहीं होता। हर कोई तुम्हारी तरह फिजूल खर्च नहीं होता। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन परेशान हो गया। इतनी धीमी गति से वह समय पर पैसे नहीं हरा पाएगा। उसने बिना सोचे 5,000 का दांव लगा दिया। उसने अपना बंद कार्ड देखा, क्लब का 8। वह खुश हो गया, इस हाथ से वह जरूर हारेगा। लेकिन अगला ही पल वह हैरान रह गया। एक एक करके सभी खिलाड़ियों ने अपने पत्ते फेंक दिए, यहाँ तक कि जिसके पास किंग की जोड़ी थी उसने भी। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन पसीने में डूब गया। ये तो उसकी उम्मीद के उलट था। बाकी खिलाड़ी सोच रहे थे उसने बिना देखे 5,000 का दांव लगाया है, मतलब उसे अपने पत्तों पर पूरा भरोसा है। ऐसे में कौन जोखिम ले। कुछ पैसे जीतने देना ठीक है, लेकिन इतना बड़ा दांव लगाने का क्या मतलब। सबके मन में यही था कि यह लड़का बहुत उतावला है। शुरुआत में ही इतना बड़ा दांव लगाकर उसने खेल बिगाड़ दिया। इस समय हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोच रहा था, कोई भी उसके दांव का आंख बंद करके साथ नहीं दे रहा था। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने अपनी थोड़ी सहलाए और सोचने लगा, हम वीआईपी कमरे में हैं। अगर यह मेरे पुराने संसार में होता तो ऐसे हालात में दांव की राशि कम से कम कई मिलियन तक पहुंच जाती। लेकिन यहाँ लोग इतने संभल कर क्यों खेल रहे हैं। जरूर कहीं न कहीं मेरी समझ में गलती हुई है। अगला खेल शुरू हो चुका था। तारांकन तन्वी कपूर तारांकन ने फिर से 500 युआन का दांव लगाया और बाकी खिलाड़ी भी साथ देते गए। इसके बाद उसने फिर 500 युआन लगाए। 3 राउंड के बाद आखिर एक खिलाड़ी के पास अच्छा हाथ दिखा और उसने दांव बढ़ाकर 1,000 कर दिया। इस पर कमजोर हाथ वाले खिलाड़ी धीरे धीरे बाहर होने लगे। समझ गया, अब समझ में आया। ये देखकर तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन को अचानक बात साफ हो गई। मैंने यहाँ एक बड़ी गलती की है इस दुनिया की मुद्रा की कीमत को लेकर। मेरे पुराने संसार में एक कार लगभग 1 लाख युआन की होती थी, लेकिन यहाँ शायद वह 50,000 माइनस 60,000 या 30,000 माइनस 40,000 में ही मिल जाती होगी। अगर यहाँ का युआन मेरे पुराने संसार के यूरो जितना ताकतवर है तो मेरा 5,000 युआन का दांव वाकई बहुत बड़ा था। इसलिए सब डरकर पीछे हट गए। हालांकि उसे पता था कि यह अनुमान थोड़ा बड़ा चढ़ा हो सकता है, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं था। कम से कम यहाँ का युआन अमेरिकी डॉलर जितना तो जरूर मजबूत होगा। ऐसे में 3 घंटे में 1 लाख युआन उड़ाना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। अगर वह मिशन पूरा नहीं कर पाया तो उसके गुण अंक घट जाएंगे, और अगर बदकिस्मती से उसकी शारीरिक क्षमता से जुड़े अंक घट गए तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती थी। ये सोचकर तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन के माथे पर पसीना आ गया। यह उसकी पूरी जिंदगी से जुड़ा मामला था, इसलिए वह लापरवाही नहीं कर सकता था। उसने तुरंत तारांकन तन्वी कपूर तारांकन के पत्तों की ओर देखा। उसके पास खुले में 2 इक्के थे और एक बंद पत्ता। बाकी खिलाड़ी एक एक करके बाहर हो गए और तारांकन तन्वी कपूर तारांकन ने फिर से लगभग 5,000 युआन जीत लिए। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन बगल में बैठा बड़बड़ाने लगा, हम यहाँ जीतने नहीं पैसे उड़ाने आए हैं। तुम्हें समझ भी है कि फिजूल खर्ची क्या होती है। तारांकन तन्वी कपूर तारांकन ने उसकी ओर देखकर घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे रहते तुम पैसे उड़ा पाओगे ऐसा तुम्हें लगता है? इतना आसान नहीं है। आज मैं तुम्हें एक भी पैसा बर्बाद नहीं करने दूंगी। इतने में अगला खेल काफी आगे बढ़ चुका था। इस बार उनके पत्ते और भी अच्छे थे, 3 खुले बादशाह और एक बंद पत्ता। इस राउंड में तारांकन तन्वी कपूर तारांकन ने करीब 8,000 युआन और जीत लिए। ये देखकर तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अगले खेल में उसके पास 2 इक्के और 2 बादशाह खुले में थे। उसके बाद वाले खिलाड़ी के पास 3 बेगम थे और बाकी खिलाड़ियों के हाथ भी खराब नहीं थे। ये देखकर तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन खुश हो गया और मन ही मन बोला, फोल्ड करो, जल्दी फोल्ड करो। अगर हम इस बार बाहर हो गए तो कम से कम कई 10,000 युआन हार जाएंगे, तब मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। इस समय तक तारांकन तन्वी कपूर तारांकन करीब 10,000 युआन लगा चुकी थी। सभी खिलाड़ियों के अच्छे पत्तों के कारण दांव बढ़ता गया। आखिर में तारांकन तन्वी कपूर तारांकन दबाव में आकर ऑल इन हो गई। इससे उसका कुल दांव 30,000 युआन से भी ज्यादा हो गया। इस रफ्तार से तो तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन का मिशन जरूर पूरा हो जाता, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो गया। तारांकन तन्वी कपूर तारांकन का बंद पत्ता इक्का निकला। उसके इक्के और बादशाह की फुल हाउस ने पूरे टेबल को हरा दिया। सिर्फ इसी एक खेल में उसने 1 लाख युआन से ज्यादा जीत लिए। अब ये जारी नहीं रह सकता था। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन के दिमाग में मिशन की प्रगति साफ दिख रही थी। उस पर लिखा था, वर्तमान फिजूल खर्ची 125-500 युआन। वह तो यहाँ पैसे उड़ाने आया था, कमाने नहीं। बिना समय गंवाए उसने तारांकन तन्वी कपूर तारांकन को उठाया और गुस्से में बोला, तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? हम यहाँ जीतने नहीं पैसे उड़ाने आए थे। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब मैं पैसे कैसे उड़ाऊं? तारांकन तन्वी कपूर तारांकन को उसकी शिकायत से जरा भी गुस्सा नहीं आया। चलते चलते वह गर्व से बोली, मेरे रहते तुम पैसे उड़ा सकोगे ऐसा तुम्हें सच में लगता है? ठीक है, तुम जीत गई। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने बाल नोचते हुए कहा, चलो जगह बदलते हैं। किस्मत वाले खेल नहीं खेलेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें पैसा पक्का उड़े।
तारांकन तन्वी कपूर तारांकन इस बात से काफ़ी खुश थी कि उसने उसका प्लान बिगाड़ दिया। मुस्कुराते हुए बोली, अगर पैसे उड़ाने हैं तो अब बस शॉपिंग ही बचती है। लेकिन इतनी रात को महंगे ब्रांड की दुकानें बंद हो चुकी होंगी। आज तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने हिसाब लगाया, कैसीनो में करीब 1,20,000 युआन जीत चुके थे, यानी अब मिशन पूरा करने के लिए उसे कम से कम 2,30,000 युआन उड़ाने होंगे। अगर दुकानें बंद हैं और वह सुपरमार्केट जाता है तो शायद पूरा सुपरमार्केट खाली करना पड़े। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह पहले एक सादा और बचत करने वाला लड़का था। उसे पैसे उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। उसके लिए कुछ 100 रुपये खर्च करना ही बड़ी बात होती थी। अब उसे 2 लाख से ज़्यादा खर्च करने थे। इतना खाना तो वह खा भी नहीं सकता था, और सबसे महंगे रेस्तरां का पता लगाना भी मुश्किल था, ऊपर से समय भी कम था। क्या करूं, क्या करूं? उसके पास अब 2 घंटे से भी कम समय बचा था। अचानक उसे रास्ते में देखा एक हाई क्लास नाइट क्लब याद आया। शायद उसका नाम ये लाइशांग था। उसकी चमकदार इमारत और नियॉन लाइटें देखकर ही लग रहा था कि वहां पैसा खूब खर्च किया जा सकता है। चलो, तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने उंगली चटकाई और कहा, हम ये लाइशांग चलते हैं। ये लाइशांग नाइट क्लब? तारांकन तन्वी कपूर तारांकन हैरान रह गई। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? तुम अभी अभी 18 साल के हुए हो। और क्यों? पैसे उड़ाने के लिए? तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने सीधे कहा, मैं फिजूल खर्च हूँ, और एक अमीर फिजूल खर्च में अभी एक चीज़ की कमी है। क्या कमी? तारांकन तन्वी कपूर तारांकन ने पूछा। चेलों की। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा, देखो अभी हम 2 ही लोग हैं। हमें खुद ही ऊपर नीचे चलना पड़ता है। अगर हमारे पास लोग होते तो बात अलग होती। कैसी अलग? तारांकन तन्वी कपूर तारांकन ने हार मानते हुए पूछा। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन गर्व से बोला, वे मुझे उठाकर ऊपर ले जाते या पीठ पर बैठाकर नीचे उतारते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तारांकन तन्वी कपूर तारांकन पूरी तरह निराश हो गई। थोड़ी देर बाद वह चिल्लाई, तुम पागल फिजूल खर्च हो। गलत। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने उंगली चिटकाई, मैं सुपर फिजूल खर्च हूँ। उधर तारांकन मल्होत्रा परिवार तारांकन की हवेली में। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन के माता पिता ड्राइंग रूम में बैठे थे। उसके पिता ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, तुम्हें तारांकन राजेश कपूर तारांकन के सगाई प्रस्ताव के बारे में क्या लगता है? उसकी मां ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, या शायद समय टालने की चाल है। मुझे साफ दिख रहा है कि तारांकन तन्वी कपूर तारांकन हमारे आरव को पसंद नहीं करती। और मैंने सुना है कि तारांकन राजेश कपूर तारांकन की कंपनी मुश्किल में है। आज की बातचीत से साफ था कि वह हमसे कर्ज लेना चाहता है। मुझे लगता है 80% संभावना है कि यह सगाई उसकी मजबूरी है। पिता ने सिर हिलाया, मेरा भी यही मानना है। वैसे दोनों परिवारों का रिश्ता पुराना है। बिना सगाई के भी मैं उसे कर्ज दे देता, लेकिन वह एहसान लेना पसंद नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि बाद में वह सगाई तोड़ देगा? माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम सब जानते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे इससे ज़्यादा चिंता आरव के भविष्य की है, उसकी शारीरिक हालत। इस पर पिता ने गहरी सांस ली, यह मुश्किल है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसकी समस्या जन्मजात है, इलाज भी बेकार है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि हमारे परिवार की वंश परंपरा आगे कैसे चलेगी। दोनों कुछ देर चुप रहे। तभी एक नौकर आया और बोला, मालिक, अभी खबर मिली है, यंग मास्टर आरव पहले डेबोरा कैसीनो गए थे और अब ये लाइशांग नाइट क्लब जा रहे हैं। पिता हंस पड़े, ये लड़का सच में बहुत निडर है। ठीक है, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना। जी मालिक। माँ हल्के से मुस्कुराए और बोली, देखते हैं आज वह हमारे पैसे कैसे उड़ाता है। उसे क्या पता हम उसके लिए कितने चिंतित हैं। इस समय तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन को अपने माता पिता की चिंताओं का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। इस वक्त उसकी अपनी ही एक बड़ी चिंता थी, 2 घंटे के भीतर 2,30,000 युआन खर्च करना। इस दुनिया में युआन की क्रय शक्ति को देखते हुए ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। तारांकन तन्वी कपूर तारांकन से पहले की बातचीत में उसने घुमा फिराकर यहाँ की मुद्रा की ताकत के बारे में पूछा था, और उसे लगा कि इस दुनिया का युआन उसकी पिछली दुनिया के मुकाबले लगभग 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब यहाँ के 2,30,000 युआन उसकी पिछली जिंदगी में करीब 10 लाख के बराबर होते। अब उसे यह रकम सिर्फ 2 घंटे में उड़ानी थी। ऐसा करना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन चाहे ये काम कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, अपने उस अंक की खातिर उसे यह पैसा हर हाल में उड़ाना ही था। क्या तुम सच में ये लाइशांग नाइट क्लब जाकर पैसा उड़ाने वाले हो? 5 मिनट के सफ़र में तारांकन तन्वी कपूर तारांकन ये सवाल 6 बार पूछ चुकी थी। तुमने सोचा भी है कि कैसे खर्च करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस सबसे महंगी शराब और सबसे बेहतरीन होस्टेस बुलाओगे? तुम्हारी समझ अभी बहुत कम है। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन पीछे टिककर टांग पर टांग रखकर घमंड से बोला, पैसा उड़ाने के कई तरीके होते हैं, मैं सबसे आसान और असरदार तरीका चुन रहा हूँ। हे तुम बेवकूफ़ उचक्का, मैं अब तुमसे बात नहीं कर रही। तारांकन तन्वी कपूर तारांकन ने गुस्से में मुंह फेर लिया। यंग मास्टर, हम पहुंच गए हैं। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और तुरंत उतरकर दरवाज़ा खोला।
कृपया उतरिए। बुरा नहीं। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन नाइट क्लब के बाहर खड़ा हुआ, जहां रोशनी जगमगा रही थी। उसने संतोष से सिर हिलाया। ये जगह तो कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है। अभी हम इतने देर तक ताश खेलते रहे और पैसा उड़ाने की जगह कमा लिया। बहुत चिढ़ होती है। उसने उंगलियां चटकाईं। चलो अब असली मौज करते हैं, असली फिजूल खर्ची। आज के लिए मैं इस पूरे क्लब को बुक करता हूँ। पूरा बुक करोगे? तारांकन तन्वी कपूर तारांकन को लगा कि आज जितनी बार उसका दिल दहला है उतना कभी नहीं हुआ। ये तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन सच में पूरा क्लब बुक करने वाला था। बिल्कुल, अगर पूरा बुक नहीं किया तो फिजूल खर्ची कैसे होगी। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन मुस्कुराते हुए सीधे अंदर घुस गया। सब ध्यान दें, आपका मेहमान आ चुका है। दरवाजे पर खड़े दो गार्ड एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने दूर से ही उसकी लग्जरी कार देख ली थी, इसलिए वे बेअदबी करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, सर आप यहाँ किस काम से आए हैं? उनकी नज़र तारांकन तन्वी कपूर तारांकन और पीछे खड़े ताकतवर ड्राइवर पर गई। दोनों के माथे पर पसीना आ गया। ये किस अमीर खानदान का लड़का है? इतनी कम उम्र में ही नाइट क्लब आ गया। जल्द ही उन्हें अंदाजा हो गया, कहीं यह वही मशहूर सुपर उचक्का तो नहीं, तारांकन मल्होत्रा परिवार तारांकन का। ये सोचते ही वे और भी सावधान हो गए। एक गार्ड उन्हें अंदर ले गया, जबकि दूसरा भागकर मालिक को खबर देने चला गया। बॉस, बड़ी खबर है। मुसीबत भी है। नहीं, किस्मत है, वह हौंफते हुए बोला। मालिक ने उसे डांटते हुए बाहर निकाल दिया। सीधे सीधे बोल। गार्ड जल्दी जल्दी बोला, मल्होत्रा परिवार का सुपर उचक्का यहाँ आया है। वही जो हजारों लाखों ऐसे ही उड़ा देता है। आज हमारी कमाई पक्की है। मालिक ये सुनकर उछल पड़ा। सच में, वही तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन। आज तो किस्मत खुल गई। वह कमरे में चक्कर काटते हुए बोला, सबको बोल दो उसकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। बस वह खुश होना चाहिए। इधर तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन अंदर पहुंचा, लेकिन हॉल देखकर उसने भौहें सिकोड़ लीं। जगह तो शानदार थी, लेकिन ग्राहक बहुत कम थे। डांस फ्लोर लगभग खाली था और सीटें भी आधी खाली। इतने छोटे माहौल में वह पैसा कैसे उड़ाए? वह हाथ कमर पर रखकर बोला, यहाँ जितने लोग हैं सबका बिल जोड़ो। आज का सारा खर्च मैं दूंगा। ये सुनकर तारांकन तन्वी कपूर तारांकन ने शर्म से चेहरा ढक लिया। आज इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गार्ड भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन बॉस के आदेश याद आते ही बोला, ठीक है सर। फिर उन्होंने उसे माइक्रोफोन दे दिया। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने गला साफ किया और जोर से बोला, शुभ संध्या देवियों और सज्जनों। सबकी नज़र उसकी ओर गई। एक किशोर लड़का स्टेज पर खड़ा था, जिससे लोग हैरान थे। कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगीं। काफ़ी हैंडसम है, शायद नया लड़का है यहाँ। अगर अमीर हुआ तो फंसाना चाहिए। सब शांत हो गए। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन बोला, आज मेरा मूड अच्छा है। मेरी मंगेतर मेरे साथ है, इसलिए आज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। लेकिन टिप्स अलग से होंगे। ये सुनते ही पूरा हॉल चौंक गया। तारांकन तन्वी कपूर तारांकन अंदर ही अंदर चिल्लाए, कौन मंगेतर? लोगों की नज़रें बदल गईं, अब वे उसे सोने की खान की तरह देख रहे थे। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने आगे कहा, और हाँ, मुझे कुछ नौकर चाहिए। जवान और खूबसूरत लड़कियों को प्राथमिकता मिलेगी। तनख्वाह 10,000 युआन महीना, टिप्स अलग। मौके सीमित हैं। ये सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। इतनी तनख्वाह, 1 साल में घर खरीदा जा सकता था। कुछ ही सेकंड में कई लड़कियां उसकी ओर दौड़ीं। मुझे ले लो, मैं सब कर सकती हूँ। मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। यहाँ तक कि कुछ आदमी भी आ गए। मैं लड़ सकता हूँ, मुझे रख लो। तारांकन तन्वी कपूर तारांकन पूरी तरह निराश हो चुकी थी। इसने मेरी जिंदगी की इज्जत खत्म कर दी। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन ने हंसते हुए कुछ लोगों को चुना। तुम लोग मेरे साथ रहोगे। फिर कुछ मजबूत लड़कों की ओर इशारा किया, तुम मेरे गुर्गे होगे। जो कहूंगा वही करना होगा। कोई दिक्कत? सबने जोर से कहा, कोई दिक्कत नहीं। तारांकन आरव मल्होत्रा तारांकन संतुष्ट होकर बोला, अब से मुझे यंग मास्टर कहोगे। सबने एक साथ जवाब दिया, हम यंग मास्टर के हर आदेश का पालन करेंगे। आर्यन मल्होत्रा का फैसला सुनते ही बाकी प्रतियोगियों ने निराश होकर आहें भर दीं। वे अपने अपने माता पिता को कोसने लगे कि उन्होंने उन्हें इतना काबिल क्यों नहीं बनाया। यहाँ रूप रंग भी मायने रखता था। अगर कोई लड़की सुंदर नहीं थी या कोई लड़का दबंग और ताकतवर नहीं दिखता था, तो उसके लिए गुर्गा बनने का कोई मौका नहीं था। जो लोग तेज तर्रार नहीं थे या अपने मालिक को खुश करने के लिए जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते थे, उनके लिए तो कोई संभावना ही नहीं थी। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने संतोष से कहा, हम बुरा नहीं, अच्छा चुनाव है। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर बोला, मैं यहाँ हूँ। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने गिनते हुए कहा, 1 2 3 6 7 8 9। 6 लड़कियां और 3 लड़के। इन सबको एक एक लग्जरी कार दे दो। लड़के ड्राइवर होंगे, लड़कियां बैठेंगी। बाहर से देखने में अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर ने माथे का पसीना पोंछा। समझ गया, अभी व्यवस्था करता हूँ। चुने गए लड़के लड़कियां घबराए हुए भी थे और उत्साहित भी। वे तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी भगवान को देख रहे हों।
जो लोग चुने नहीं गए थे वे पैर पटक कर किस्मत को कोस रहे थे। ठीक है, तुम इधर आओ। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने सबसे खूबसूरत लड़की की ओर इशारा किया, जो लगभग 22-23 साल की लग रही थी। अपने मालिक और मालकिन के लिए पे लाओ। फिर उसने तारांकन रिया शर्मा तारांकन की ओर इशारा करते हुए बाकी लोगों से कहा, उसे देख रहे हो, वही तुम्हारी मालकिन है। उसके शब्द ही मेरे शब्द हैं, उसकी बात कभी नहीं टालनी, समझे। बाकी 8 गुर्गों ने सिर झुकाकर कहा, जी मालकिन। तारांकन रिया शर्मा तारांकन गुस्से से कोने में खड़ी थी। कौन तुम्हारी मालकिन है? ये सब इस उचक्के की हरकतें हैं, मुझे इसमें मत घसीटो। 8 बोले, धन्यवाद मालकिन आपकी शिक्षा के लिए। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मालकिन नहीं हूँ। तारांकन रिया शर्मा तारांकन टूटने की कगार पर थी। आज उसके साथ बाहर आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने बेपरवाही से उंगलियां चटकाईं। एक गुर्गा तुरंत सामने आ गया। मालिक, क्या आदेश है? तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने बैंक कार्ड उसकी ओर फेंकते हुए कहा, जाओ मैनेजरों को ढूंढो और हर एक को 5000 युआन दे दो, और आज का सारा हिसाब भी निपटा दो। एक बार मिलने पर ही 5000 युआन। 8 गुर्गे भावुक हो गए। धन्यवाद मालिक, आप सदा सुखी रहें। उनकी बातों से तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन बहुत खुश हुआ। अच्छा जल्दी करो, चलो कोने में बैठते हैं। लाइट्स और म्यूजिक ठीक करो। और वो गायक, हाँ तुम क्या कर रहे हो? जल्दी गाना शुरू करो, टिप मिलेगी। यही असली अमीरों जैसा फिजूल खर्ची थी। कुछ ही देर में गायक ने पूरी ताकत से गाना शुरू किया, लेकिन 2 ही पंक्तियों के बाद तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन चिढ़ गया। कोई अच्छा गाना नहीं है क्या? मेरा मूड खराब हो रहा है। गायक डरते हुए दूसरा गाना गाने लगा, लेकिन वह भी तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन को पसंद नहीं आया। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने मन ही मन सोचा, यहाँ के गाने इतने खराब क्यों हैं? उसी समय सबसे सुंदर लड़की ट्रे लेकर आई। यंग मास्टर, मालकिन आपका पे। ट्रे पर 2 बैंगनी रंग के चमकते गिलास थे, जिनमें से चमेली की खुशबू आ रही थी। लड़की अब नौकरानी के कपड़ों में थी, उसकी सादगी और आकर्षण साफ झलक रहा था। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन खुश हो गया। बहुत बढ़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तारांकन नेहा वर्मा तारांकन है। मैं 22 साल की हूँ। अच्छा, इसे टिप दो। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने बाकी गुर्गों से कहा, देखा तुमने, ऐसे काम करना चाहिए। इसे बाद में 5000 युआन देना। जी। बाकी गुर्गे तुरंत तैयार हो गए और सोचने लगे कि मालिक को कैसे खुश किया जाए। कई लोग अब समझ चुके थे, ये वही मशहूर तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन है, जो बेहिसाब पैसा उड़ाता है। उधर तारांकन रिया शर्मा तारांकन बड़बड़ा रही थी, 5000 युआन ऐसे दे रहा है, मुझे तो रोज सिर्फ 500 मिलते हैं। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने पूछा, अब तुम्हें पता है क्या करना है? बाकी गुर्गे उलझ गए, लेकिन तारांकन नेहा वर्मा तारांकन समझ गई। वह तारांकन रिया शर्मा तारांकन के पास गई और बोली, मालकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं तो कृपया ये स्वीकार करें। बाकी गुर्गों को अपनी गलती समझ आ गई, ये वफादारी दिखाने का मौका था। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छा, तुम वाकई समझदार हो, अब से तुम इन सब की लीडर हो। मैं नहीं रहूं तो ये तुम्हारी बात मानेंगे। बाकी सब बोले, समझ गए। तारांकन रिया शर्मा तारांकन निराश होकर बोली, मैं हार मानती हूँ। कुछ देर बाद गुर्गे कैशियर से लौटे। मालिक, अभी तक कुल खर्च 73,588 युआन हुआ है। क्या? तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने चौंक कर कहा, इतना ही? जी, क्या ये ज्यादा है? वे डर गए। ज्यादा क्या? तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन झल्लाया। इतने लोगों के बावजूद इतना कम? और 50,000 की टिप तो गिनी ही नहीं गई। अब उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा था और अभी भी 2,01,912 युआन खर्च करने थे। इतना कम बिल देखकर वह परेशान हो गया। कुछ सोचकर उसने तुरंत कहा, सबको बता दो, मैनेजर, बॉस, ग्राहक सब अपने दोस्तों को बुलाएं। आज सबका खर्च मैं उठाऊंगा। जल्दी। जी। गुर्गे दौड़ पड़े। तारांकन रिया शर्मा तारांकन ये सब देखकर हैरान थी। यह आदमी पैसा उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तभी ये लाई शांग का मालिक भागता हुआ आया। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, यंग मास्टर, क्या आप थोड़ा समय देंगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन सोफे पर टिक कर बैठा था, उसके आसपास लोग उसकी सेवा कर रहे थे। उसने अंगूर खाते हुए कहा, क्या बात है? दिख नहीं रहा मैं व्यस्त हूँ। सामने की स्थिति को देखकर नाइट क्लब का मालिक पसीने से तरबतर हो गया। भले ही वह खुद को ऊंचे दर्जे का मानता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वह कभी नहीं फंसा था। उसने कभी खुद को तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन के बराबर समझने की हिम्मत नहीं की थी। इस समय वह खुद को उससे बहुत नीचे महसूस कर रहा था और सावधानी से बोला, यंग मास्टर, बात यह है, अगर आप कुछ समय दें तो मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ओह, इतनी गोपनीयता क्यों? तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने अपना पे खत्म किया और सिर टेढ़ा करके अपने 3 गुर्गों की ओर देखा। इस बार गुर्गे इशारा समझ गए। वे तुरंत मालिक के पास गए और सिर से पैर तक उसकी तलाशी ली। कुछ संदिग्ध न मिलने पर बोले, यंग मास्टर, सब सुरक्षित है?
नाइट क्लब का मालिक समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। ये लड़का सच में बहुत सावधान था। असल में तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन को कोई शक नहीं था कि मालिक कोई चाल चलेगा, वह सिर्फ उसे अपनी हैसियत दिखाना चाहता था। क्लब की हालत देखकर उसे समझ आ गया था कि मालिक जरूर किसी काम से आया है। जैसा उसने सोचा था, सबके हट जाने के बाद सिर्फ तारांकन, रिया शर्मा तारांकन और मालिक बचे, तो मालिक धीरे से बोला, यंग मास्टर, हमारा नाइट क्लब ठीक से नहीं चल रहा। आज आपका आना हमारे लिए सौभाग्य है। मैं पूछना चाहता था, क्या आप इस जगह को खरीदने में रुचि रखते हैं? अगर आप यहाँ पार्टियां या कार्यक्रम करना चाहें तो यह आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। ओह, तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने सोचा, ये तो खुद ही बेचने को तैयार है। लगता है हर महीने घाटा हो रहा है। ये तो पैसा उड़ाने का अच्छा मौका है। फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, मैं भले ही उच्चका हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह काफ़ी महंगी लगती है। शायद मैं खरीद न पाऊँ। मालिक ने जल्दी से कहा, नहीं, इतनी महंगी नहीं है। पूरी बिल्डिंग, सजावट और पार्किंग सहित सिर्फ 15 लाख युआन। आप चाहें तो अपने पिता से बात कर सकते हैं। सिर्फ 15 लाख? तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने ठुड्डी सहलाई। इससे तो अच्छा खासा पैसा उड़ सकता है। मुझे पसंद है। तभी तारांकन, रिया शर्मा तारांकन ने उसे जोर से लात मारी। तुम सोचते भी हो, ये जगह शहर से बाहर है। इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख है। 15 लाख मांगना धोखा है। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन अंदर ही अंदर खुश हो गया, उसे यही सुनना था। लेकिन ऊपर से बोला, अगर मैं ज़्यादा खर्च नहीं करूंगा तो लोग कैसे जानेंगे कि मैं अलग हूं? मालिक मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने पलटकर कहा, फिर भी 15 लाख बहुत ज़्यादा है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अब क्या करें? तारांकन, रिया शर्मा तारांकन गुस्से में बोली, अगर तुमने खरीदा तो मैं तुम्हें बेहोश करके यहाँ से घसीट ले जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, इस बार नहीं खरीदता। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन बोला। ये सुनकर मालिक घबरा गया। उसने इस जगह पर 60 लाख युआन लगाए थे और सालों से घाटे में चल रहा था। अगर आज मौका हाथ से गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। वह जल्दी से बोला, ठीक है, 20% छूट दे देता हूँ, 12 लाख युआन में ले लीजिए। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने सिर हिलाया, अब भी ज़्यादा है। तो आप बताइए कितनी कीमत ठीक रहेगी? मालिक बेचैन हो गया। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने तारांकन नेहा वर्मा तारांकन को बुलाया। नेहा, आओ, इसकी सही कीमत बताओ। तारांकन नेहा वर्मा तारांकन ने शांति से कहा, ये जगह शहर के बाहर है। जमीन की कीमत कम है। कुल मिलाकर इसकी वास्तविक कीमत लगभग 60 लाख युआन है। लेकिन यहाँ के ग्राहक गरीब हैं और अमीर लोग यहाँ नहीं आते। हर महीने नुकसान होता है। ये निवेश के लायक नहीं है। मालिक का दिल बैठ गया। उसने 3 साल पहले भी 60 लाख लगाए थे और अब भी वही कीमत। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन मुस्कुराया, तो ये घाटा करने के लिए एकदम सही जगह है। मालिक बोला, लेकिन भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन बोला, मुझे सिर्फ यहाँ पैसा उड़ाने की सुविधा चाहिए। फिर वह हंसते हुए बोला, मैं इसे खरीदूंगा और तुम्हें 20 लाख अतिरिक्त दूंगा। कुल 80 लाख युआन। अगर बेचना है तो बताओ। मालिक हैरान रह गया, 3 साल में 20 लाख का फायदा। उसने तुरंत कहा, ठीक है, सौदा पक्का। तारांकन, रिया शर्मा तारांकन गुस्से से कांप रही थी। 80 लाख? यह पागल हो गया है। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन हंसा, लेकिन एक शर्त है, मैं ये रकम 2 साल में किश्तों में दूंगा। मानोगे तो सौदा होगा, नहीं तो नहीं। मालिक थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मान गया। ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाता हूँ। जैसे ही वह बाहर गया, तारांकन, रिया शर्मा तारांकन ने गुस्से में तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन को फिर लात मारी। तुम पागल हो क्या? 20 लाख यूं ही दे दिए? तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने उसे पास खींचा और उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। अरे, गुस्सा मत करो, पैसा उड़ाना भी एक कला होती है। उसकी बात सुनकर तारांकन, रिया शर्मा तारांकन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जाओ भाड़ में, कैसी स्किल। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो बस पैसे उड़ाने में लगा था। उसके लिए इस समय सबसे ज़रूरी चीज़ थी सिस्टम से मिलने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स। पैसा, वह तो कुछ भी नहीं था। आखिर पैसे उड़ाने से उसे क्या मिल रहा था? अनगिनत एट्रीब्यूट पॉइंट्स, हेल्थ पॉइंट्स। बिना हेल्थ के वह किसी भी पल मर सकता था, यहाँ तक कि अगर वह बस ठोकर खाकर गिर जाए। फिर 10 अरब, 100 अरब या 1 ट्रिलियन का क्या फ़ायदा? असली पूंजी तो हेल्थ थी, जिससे वह आराम से पैसे उड़ा सके। किसी अभिनेता ने कहा भी था, सबसे बुरी बात है बिना पैसे खर्च किए मर जाना। तारांकन, रिया शर्मा तारांकन एक कोने में खड़ी मुंह फुलाए थी। इस तयशुदा शादी को ठुकराने का वही ख्याल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। दूसरी तरफ तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने पेन उठा लिया और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो गया, ताकि नाइट क्लब के मालिक को 4 लाख युआन दे सके। सब कुछ तय हो गया। तभी आधी रात से 48 मिनट पहले एक ठंडी यांत्रिक आवाज़ तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन के दिमाग में गूंजी। होस्ट का पहला मिशन, पहली बार पैसे उड़ाना पूरा हुआ। एक बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट प्राप्त। कुल खर्च 2,98,088 युआन।
2 एट्रीब्यूट पॉइंट रिडीम किए जा सकते हैं। क्या आप रिडीम करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने बिना एक पल गंवाए तीनों एट्रीब्यूट पॉइंट्स हेल्थ में जोड़ दिए। हल्की सी रोशनी चमकी और उसके सीने की जकड़न ढीली पड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गुनगुने पानी से भरे टब में डूबा हुआ हो, आरामदायक। कुछ ही पलों में वह पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। वाह, ये सिस्टम तो कमाल का है। अब और पैसे उड़ाते हैं। उसी समय वही यांत्रिक आवाज़ फिर से गूंजी। नया मिशन, 1 हफ्ते में 10 लाख खर्च करो। इनाम, 5 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने पहले ही नाइट क्लब खरीद लिया था। यह मिशन उसके लिए आसान था। उसे बस ये सोचना था कि अपने माता पिता से इतनी बड़ी रकम कैसे निकाली जाए। धीरे धीरे लोग नाइट क्लब में आने लगे। आखिर तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने ऐलान कर दिया था कि आज का सारा खर्च वह उठाएगा और सबको बुलाने को कहा था। ऐसा मौका कौन छोड़ता। ये खबर आग की तरह फैल गई। जब तक तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब तक पूरा नाइट क्लब लोगों से भर चुका था। भीड़ में कम से कम 2-3 हज़ार लोग थे। यही तो वह चाहता था। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन अपने 9 चापलूसों के साथ स्टेज पर चढ़ा, माइक्रोफोन पकड़ा और चिल्लाया, महिलाओं और सज्जनों, आज रात जमकर मस्ती करेंगे। सब कुछ मेरी तरफ से। मेरा नाम चिल्लाओ। भीड़ गरज उठी। आर्यन मल्होत्रा, आर्यन मल्होत्रा, आर्यन मल्होत्रा। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने होंठ सिकोड़ लिए और हाथ कान के पीछे रखे, जैसे संतुष्ट नहीं हुआ हो। बस इतना। मैं कौन हूँ, बताओ। जोर से चिल्लाओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। भीड़ फिर से और जोर से चिल्लाए, यंग मास्टर, सुपर फिजूल खर्च। आप हमारे ब्रह्मांड का सूरज हैं, अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली रोशनी। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन खुश होकर हाथ हिलाने लगा। अब से यह जगह मेरी है। आज से अगले हफ्ते तक सब कुछ फ्री, बिल्कुल फ्री। अब क्या इंतजार कर रहे हो? खुलकर मजे करो, पूरा हफ्ता मुफ्त। ये सुनकर भीड़ और भी उछल पड़ी। यंग मास्टर अमर रहें। यंग मास्टर, हम आपसे प्यार करते हैं। अब तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन पूरी तरह संतुष्ट था। उसने घमंड से हाथ हिलाया। चापलूसों, चलो ऊपर चलते हैं। तारांकन रिया शर्मा तारांकन उससे दूर ही रही। उसके साथ दिखना ही शर्मनाक लग रहा था। अब ये जगह तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन की थी, तो उसने चारों ओर देखने का फैसला किया। तभी एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। ओह, मैं सोच रहा था कि इतना हंगामा किसने किया। तो यह मेरे प्यारे भाई हैं। हा, आवाज़ ठंडी और तानों से भरी थी। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने मुड़कर देखा। एक युवा आदमी सिल्वर ग्रे सूट में 2 गार्ड्स के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। भाई, 2 साल हो गए, फिर भी तुम वैसे के वैसे ही हो। हा। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, इसका लहजा बदतमीज़ है, यानी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इतनी हिम्मत से बात कर रहा है तो जरूर परिवार का ही है। 2 साल बाद मिलकर भी ताना मार रहा है, शायद जलता है। और ये तारांकन रिया शर्मा तारांकन को कैसे घूर रहा है, लगता है थोड़ा घटिया भी है। इतने कम समय में खुद की इस विश्लेषण पर वह खुद ही मुस्कुरा दिया। फिर बेपरवाही से बोला, मैं तो नहीं बदला। इतनी अच्छी मौके को कैसे छोड़ता पैसे उड़ाने का। लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। क्या तुम भी फ्री खाने आए हो? चिंता मत करो, मैंने कहा है सब कुछ मेरी तरफ से है। एक तुम और सही। उसके इस व्यंग्य भरे लहजे से वह युवक थोड़ा असहज हो गया। एक पल के लिए ठिठका, फिर हंस पड़ा और विषय बदलने के लिए तारांकन रिया शर्मा तारांकन की ओर देखा। हा, ये युवती काफ़ी खूबसूरत है। आर्यन, तुम्हारी पसंद तो अच्छी निकली। आपको कैसे संबोधित करूं? मेरी मंगेतर। तारांकन रिया शर्मा तारांकन। तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उस युवक की नज़रें रोक दी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रिया शर्मा, तुम्हारा सरनेम शर्मा है। क्या तुम तारांकन राजेश शर्मा तारांकन की बेटी हो? उसका ध्यान बढ़ गया था। तारांकन राजेश शर्मा तारांकन का परिवार और मल्होत्रा परिवार पुराने समय से गहरे रिश्तों में थे। वह ऐसी लड़की को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्थिति को संभालते हुए वह बोला, अच्छा, अगर तुम राजेश शर्मा की बेटी हो तो ये सच में मेरा मामला नहीं है। वह थोड़ा करीब आया और मुस्कुराया। मैं बस इस जगह को देखने आया हूँ। और साथ ही तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजल भी है। ओह, बिजनेस प्रपोजल? तुम और मैं? तारांकन आर्यन मल्होत्रा तारांकन चौंका। हमारे बीच क्या बात हो सकती है? ये तो एक बहुत ही साधारण बात है। उस युवक ने अपने बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा किया और उन्होंने तुरंत उनके आसपास की जगह खाली कर दी। फिर वह मुस्कुराकर बोला, जब मैं यहाँ आया तो लोगों को ये कहते सुना कि तुमने पूरा नाइट क्लब खरीद लिया। हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या तुम इसे खरीदने वाले थे? आर्यन मल्होत्रा ने जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। वह सोफे पर धम्मस से बैठ गया और अहंकार से अपने पैर चाय की मेज पर रख दिए। अगर तुम्हें चाहिए तो सीधे कहो, मैं तुम्हें बेच दूंगा। आखिर हम एक ही परिवार के हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका मिशन तो वैसे भी पूरा हो चुका था। अगर यह आदमी नाइट क्लब खरीदना चाहता तो आर्यन मल्होत्रा को 1-2 मिलियन और कमाने में कोई आपत्ति नहीं थी। युवक ने झेपते हुए हंसकर कहा, हा, आर्यन, तुम मजाक कर रहे हो।
मेरी क्षमता तुम्हारी जितनी नहीं है। असल में मैं आज यहाँ तुमसे मिलने एक काम के लिए आया हूँ। पास में कुछ अपार्टमेंट्स और दुकानें बेचनी हैं। क्या ख्याल है? ये जगह के काफ़ी पास हैं और जगह भी बड़ी है। कीमत भी बहुत वाजिब है। क्यों न तुम इन्हें भी खरीदने पर विचार करो। आर्यन मल्होत्रा ने अपनी छोटी उंगली से नाक कुरेदते हुए घमंड से कहा। हम सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है। दिखाओ जरा क्या है। युवक ने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। उसने तुरंत 2 दस्तावेज निकालकर आर्यन मल्होत्रा के सामने रख दिए। उनमें जगह, क्षेत्रफल, मंजिलों की संख्या जैसी सारी जानकारी थी। आर्यन मल्होत्रा धीरे धीरे पढ़ने लगा। एक इंटरनेट कैफ़े और एक स्नूकर हॉल, दोनों 400-400 वर्ग मीटर। 3 अलग अलग रेस्टोरेंट्स, कुल 6300 वर्ग मीटर। 2 गेस्ट हाउस, कुल 1100 वर्ग मीटर। और 48 रिहायशी फ्लैट्स, कुल 5200 वर्ग मीटर। सब कुछ देखने के बाद उसने कागज़ हल्के से झटका। भाई, तुम्हारे पास तो काफ़ी माल है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये सब खरीद लूँ? युवक थोड़ा घबराया लेकिन मुस्कुराकर बोला, क्या कहता है मेरा प्यारा छोटा भाई? ये सारी संपत्तियां मैंने सालों में जुटाई हैं। आज तुम्हें प्रॉपर्टी खरीदने का शौक है तो इन्हें भी खरीद लो। जब खर्च करना है तो बड़े पैमाने पर करो, है ना? ये बात तो अच्छी लगी। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो बड़े भाई। आर्यन मल्होत्रा जोर से हंसा। चलो कीमत बताओ, अगर ठीक लगी तो सब खरीद लूंगा। पास खड़ी रिया शर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये युवक साफ तौर पर चालाक था, फिर भी आर्यन मल्होत्रा उससे सौदा क्यों कर रहा था? और इतनी सारी संपत्तियों की कीमत तो बहुत ज्यादा होने वाली थी। युवक ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, कुल कीमत 3.5 करोड़ युआन। कैसा लगा मेरे छोटे भाई? सब खरीदने का इरादा है? अब मज़ा आ रहा है। मुझे पसंद आया। आर्यन मल्होत्रा ने ठुड्डी सहलाते हुए मन ही मन हिसाब लगाया। ये सब चीज़ें असल में इतनी महंगी नहीं हैं, लेकिन अगर मैं सब खरीद लूँ तो मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स बहुत बढ़ जाएंगे। समस्या बस यह है कि इतने पैसे अपने हाथ से कैसे खर्च करूँ। उसने ज़्यादा सोचने के बजाय उंगलियां चटकाईं और बोला, नेहा ज़रा इसका सही मूल्य निकालो। जी यंग मास्टर। नेहा वर्मा ने दस्तावेज लेकर एक एक करके गणना शुरू की। पास के इंटरनेट कैफ़े और स्नूकर हॉल ठीक से नहीं चल रहे, इसलिए 800 वर्ग मीटर का कुल मूल्य 2200 युआन प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तीनों रेस्टोरेंट थोड़े बेहतर हैं, 2500 युआन प्रति वर्ग मीटर। 2 गेस्ट हाउस और भी खराब हालत में हैं, 2000 युआन प्रति वर्ग मीटर। और 48 फ्लैट्स, अधिकतम 800 युआन प्रति वर्ग मीटर। फिर उसने अचानक न जाने कहाँ से कैलकुलेटर निकाल लिया और तेजी से बटन दबाने लगी। इंटरनेट कैफ़े और स्नूकर हॉल 17,60,000 युआन। रेस्टोरेंट 1,57,50,000 युआन। गेस्ट हाउस 22 लाख युआन। फ्लैट्स 41,60,000 युआन। कुल मिलाकर कुछ ही सेकंड में उसने कहा, कुल मूल्य 2,38,70,000 युआन। युवक दंग रह गया। ये आप कौन हैं? इतनी सटीक गणना कैसे कर ली? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, फाइनेंस पढ़ा है। नेहा वर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब मैं यंग मास्टर आर्यन के लिए काम करती हूँ। आर्यन मल्होत्रा खुद भी हैरान था। उसे इतनी काबिल व्यक्ति मिल जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। वह जोर से हंसा। नेहा, तुम्हारी गणना कमाल की है। तुम्हें बाद में 5,000 युआन इनाम दूंगा। धन्यवाद यंग मास्टर। अब असली बात पर आते हैं। आर्यन मल्होत्रा ने उस युवक की ओर देखा। मैं 2.5 करोड़ युआन दूंगा। क्या कहते हो बड़े भाई? हालांकि युवक 3.5 करोड़ चाहता था, लेकिन 2.5 करोड़ भी उसके लिए ठीक था। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर दांत भींचकर बोला, ठीक है, सौदा मंजूर है। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। असल में ये सारी संपत्तियां उसके लिए बोझ बन चुकी थीं। कोई खरीदने को तैयार नहीं था और अब आर्यन मल्होत्रा सब लेने को तैयार था, तो इससे अच्छा मौका क्या होता। आर्यन मल्होत्रा तुरंत साइन करना चाहता था, लेकिन रकम बहुत बड़ी थी। उसने सोचा, फिर ड्राइवर को बुलाया। फ़ोन लाए हो? घर फ़ोन मिलाओ, मुझे परमिशन लेनी है। ड्राइवर ने तुरंत फ़ोन मिलाया। आर्यन मल्होत्रा ने फ़ोन लिया। हेलो, मैं। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। अरे आर्यन, क्या हुआ? पैसे कम पड़ गए क्या? आर्यन मल्होत्रा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हाँ थोड़ा कम पड़ गए। मैंने 2 सौदे किए हैं, रकम थोड़ी ज़्यादा है। अरे वाह, हमारा आर्यन अब बिजनेस भी करने लगा। उसकी माँ खुशी से बोली। क्या खरीदा? जल्दी बताओ। बस कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, आर्यन मल्होत्रा ने धीरे से कहा। कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ युआन। इतना सुनते ही उधर से धड़ाम की आवाज़ आई। फ़ोन गिर चुका था। कुछ देर बाद उसके पिता की तेज आवाज़ आई। अरे बदमाश, तुमने अभी कितने पैसे बोले? 30 मिलियन युआन।